So initial condition is there are two vectors P and Q with theta is the angle between them. Theta equals angle between vector P and vector Q. तो इन दोनों वेक्टर की मदद से एक पैरेललोग्राम बना लिया हम लोग। देखिए इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर हो गया वेक्टर P और इस वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर हो गया वेक्टर Q। इसको थोड़ा अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। इस पैरेललोग्राम का नेमिंग कर दिए ABCD और C से एक प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर डाल दिया गया वेक्टर P वाले लाइन पे ये, और इस पॉइंट का नाम डाल दिया वेक्टर P। So this is C is perpendicular drawn on the line coinciding with vector P। इससे तो प्रोजेक्शन में एक कंपोनेंट cos थीटा आएगा और एक कंपोनेंट sin थीटा आएगा। तो दिस इज वेक्टर Q। Q का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये रहा DE। इसकी वैल्यू होती है प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू cos एंड एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सिमिलरली दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो Q का प्रोजेक्शन इधर जो होगा यहाँ ये हो जाएगा Q cos और ये एंगल है 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। सो दिस विल बिकम Q sin थीटा। तो ये हो गया वेक्टर Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया Q का वर्टिकल कंपोनेंट जैसा हम लोग कंपोनेंट में सीखे थे उसके हिसाब से। पैरेललोग्राम लॉ में ये बताया गया है आपको कि रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज एक्चुअली द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये जो डायगोनल है वेक्टर R यही रिजल्टेंट होता है और इस वेक्टर R की वैल्यू होती है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इट इज ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर Q प्लस वेक्टर Q। इस R का वैल्यू P प्लस Q के भी बराबर होता है और Q प्लस P के भी बराबर होता है। अगर ऊपर वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो इट इज Q प्लस P फ्रॉम ट्राइंगल लॉ। अगर नीचे वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो P प्लस Q। और ये पहले भी आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो है कम्यूटेटिव होता है नेचर में। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ACE। फ्रॉम ट्रायंगल ACE ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ACE स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ACE स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AE को लिख सकते हैं AD प्लस B। तो फर्दर ACE स्क्वायर इज AD प्लस DE स्क्वायर। AD प्लस DE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको हम लोग A प्लस B का होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। सो AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AD इंटू DE प्लस CE स्क्वायर। तो यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके क्लास। AC स्क्वायर देखिए AC स्क्वायर मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। AC रिप्रेजेंट्स hypotenuse of this triangle. Hypotenuse of the triangle is magnitude of this vector R. So R square AD A से D तक ये लेंथ जो है ट्राइंगल का ये वेक्टर P का मॉडुलस हुआ तो P स्क्वायर DE दिस इज Q cos थीटा Q cos थीटा स्क्वायर। ये सब जो है ये साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल है तो ये सब मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर नहीं होता है। प्लस 2 टाइम्स AD
AD मीन्स P का मैग्नीट्यूड, DE मतलब Q cos थीटा, CE स्क्वायर, CE Q sin थीटा स्क्वायर, Q sin थीटा होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ R मीन्स मॉडुलस ऑफ R, P स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म Q cos थीटा और Q sin थीटा, ये दोनों स्क्वायर हैं, तो Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म मिला के सिर्फ Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स PQ cos थीटा। Therefore, magnitude of the resultant vector is under root P square plus Q square plus 2 PQ cos थीटा। ऐसा हो गया, यही फाइनल आंसर हुआ। दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल थीटा पता होना चाहिए। ये इक्वेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सारा का सारा। दिस इक्वेशन इज सेम एज दिस इक्वेशन जो मैं अभी नीचे लिख रहा हूँ। R means modulus of vector, P square means modulus of vector P square, Q square means modulus of vector Q square, plus 2 times P is modulus of vector P. This Q is modulus of vector Q into cos theta. तो ये ध्यान में रखना है। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन कुछ भी फर्क नहीं है, मगर इसमें ये बताया गया कि ये सब क्या है, ये सब मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर P और Q का मैग्नीट्यूड है, वो आपके ध्यान में रहना। देखिए रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इट इज डिपेंडेंट ऑन cos थीटा। तो स्पेशल केस ले लेते हैं, इफ cos थीटा इज मैक्सिमम 1, मैक्सिमम वैल्यू होता है cos थीटा का 1, अगर 1 ले लिया तो 1 लेने का मतलब है कि थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 होने का मतलब है कि ये एंगल खत्म, P और Q एक ही लाइन पे आ जाएगा, मतलब वेक्टर P ऐसा हो जाएगा और वेक्टर Q भी इसी लाइन पे आ जाएगा, दोनों एक ही लाइन पे, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और यहाँ से भी वही रिजल्ट आएगा। cos थीटा जब आप 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P, जो कि P प्लस Q का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से भी रिजल्टेंट आ रहा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और cos थीटा 1 हो गया, सो इट इज अंडर रूट P प्लस Q होल स्क्वायर और ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होगी। Therefore, maximum value of the resultant is P plus Q। यानी दोनों वेक्टर के बीच में जब एंगल 0 रहता है तो रिजल्टेंट दोनों को डायरेक्टली जोड़ देने से मिलेगा, सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। अगर ये 6 यूनिट का और ये 4 यूनिट का है तो ये 6 प्लस 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरीके से रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब हम लोग cos थीटा का लोएस्ट वैल्यू ले लेंगे -1, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos। इन दिस केस रिजल्टेंट विल बी cos थीटा -1 का मतलब है कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, cos 180 -1 होता है, cos थीटा -1 है तो थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब वेक्टर Q जो है इधर हो जाएगा, वेक्टर P इधर और वेक्टर Q ठीक इसका उल्टा, तो रिजल्टेंट दोनों अपोजिट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देखिए अगर थीटा 180 हो गया तो Q वेक्टर इधर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, तो डिफरेंस आ जाएगा और सॉल्व करने से भी इसको P माइनस Q आएगा। देखिए कैसे, अंडर रूट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और cos थीटा माइनस, तो R मिनिमम की वैल्यू हो रही है अंडर रूट P माइनस Q होल स्क्वायर और Q माइनस P होल स्क्वायर।
जब स्क्वायर करेंगे तो ये p माइनस क्यू भी पॉसिबल है, q माइनस p भी पॉसिबल है। तो दोनों में से हमें रूट लेने के बाद पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसीलिए r मिनिमम आइदर p माइनस क्यू होगा और q माइनस p होगा। दोनों से जो पॉजिटिव आएगा वो माना जाएगा, उसी को कंसीडर करेंगे, इसलिए दोनों लिखेंगे। या बहुत सारे बुक्स में इस तरीके से लिखते हैं कि p माइनस क्यू लेना है, p माइनस क्यू भी हो सकता है, q माइनस p भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, p माइनस क्यू लेके ऐसा मॉड लगा सकते हैं। इस पे देखिए वेक्टर साइन नहीं देना है, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेना है। मान लीजिए p का मैग्नीट्यूड 4 है और q का मैग्नीट्यूड 10 है, तो ये -6 आ जाएगा, और मॉड ले लिया तो +6। यानी r का मैक्सिमम वैल्यू p प्लस क्यू और मिनिमम वैल्यू p माइनस क्यू। p प्लस क्यू कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, और p माइनस क्यू या q माइनस p कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। एक केस इसमें और बनता है जो कि डायरेक्टली याद रखने वाला है, if cos theta is 0, if cos theta is 0 that means theta is 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि वेक्टर p इधर है और वेक्टर q इस पे परपेंडिकुलर at 90 डिग्री। इन दिस केस रिजल्टेंट विल बी, देखिए यहाँ से cos थीटा का वैल्यू 0 करेंगे तो सिर्फ बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। सो रिजल्टेंट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ओनली। तो ये तीन रिजल्ट जरूर आप याद रखिए डायरेक्टली, जहां भी जरूरत पड़े डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी हम लोग को बार बार, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। कई बार हम लोग को ये एंगल की जरूरत पड़ती है अल्फा, आर वेक्टर पी के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, या आर वेक्टर जो क्यू के साथ एंगल बना रहा है दैट इज बीटा। तो हमें कभी कभी इस एंगल की जरूरत पड़ती है, कभी इस एंगल। लेट अल्फा इक्वल्स angle between vector r and vector p, and beta is angle between vector r and vector q। तो हमें tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू मालूम है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो tan अल्फा आसानी के साथ लिखा जा सकता है CE डिवाइडेड बाई AE। CE, C का वैल्यू Q sin थीटा, और AE यहाँ से यहाँ तक P है, और यहाँ से यहाँ तक Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा। तो ट्राइंगल को देख के आसानी से ये वैल्यू लिखा जा सकता है। तो अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। इधर आप ये याद रखिए या ये याद रखिए, बात बराबर दोनों। tan इनवर्स Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन। तो tan थीटा इक्वल्स 1/√3, तो थीटा इज 30 डिग्री बिकॉज दिस इज वेल नोन वैल्यू। और 30 डिग्री को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए आ गया tan थीटा इक्वल्स आ गया सपोज 1/2, तब तो हम लोग को थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है। इन दिस टाइप ऑफ केसेस दिस टाइप ऑफ आइडिया इज वेरी यूजफुल। इस केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, जैसे यहाँ tan इनवर्स 1/√3 लिखा, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो व्हेन वैल्यूज आर नॉट नोन तो इस इनवर्स फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स इतना आ गया, मान लीजिए वैल्यू आया 1, तो हम लोग को पता है अल्फा 45, वैल्यू आ गया 0.3, देन वी डोंट नो, तब tan इनवर्स 0.3 लिखेंगे अल्फा। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री भी लिख सकते हैं और यहाँ पे, और 30 डिग्री नहीं लिख के tan इनवर्स 1/√3 भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री होता है, ये नहीं लिख के थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1/√3 भी लिखेंगे तो उसका मीनिंग यही होता है, 30 डिग्री ही होता है। तो इनवर्स फॉर्म में भी एंगल्स को आगे है कि बार बार ये चीज भूल जाएंगे, तो याद रखने का तरीका क्या है, देखिए
अल्फा जो है एंगल बिटवीन आर एंड पी, तो जिसके साथ ये एंगल होता है अल्फा, वो यहाँ आएगा उसका मैग्नीट्यूड। और अल्फा क्यू से दूर है, अल्फा इज एंगल विथ वेक्टर पी, तो पी का मैग्नीट्यूड यहाँ, रेस्ट क्यू वेक्टर दोनों जगह उसका मैग्नीट्यूड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी पैटर्न पे टैन बीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से टैन बीटा भी लिख सकते हैं। अदरवाइज फिर इसको एक्सटेंड करके इसको परपेंडिकुलर डाल के राइट एंगल बना के ऐसा उसमें भी कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसको देख के आप टैन बीटा का वैल्यू भी आसानी से गेस कर सकते हैं। सिर्फ इंटरचेंज करना था, जैसे मैंने बताया कि अल्फा इज एंगल विथ पी वेक्टर, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया, तो उसी तरीके से बीटा इज एंगल विथ क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ आ जाएगा। दूसरा वेक्टर जो बचा पी, ऊपर और नीचे आ जाएगा, जैसे यहाँ क्यू आया, बिकॉज थीटा इज नॉट चेंजिंग, पहले जितना था उतना ही है, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। So this is the formula for tan beta. So beta equals tan inverse p sin theta by q plus p cos theta. अब आप लोग को ये फॉर्मूला इस तरीके से याद कर लेना चाहिए, जब भी जरूरत पड़े यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। तो इस केस को समझ लेते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p and q are equal, that is p is equal to q, तो यहाँ देखिए tan अल्फा और tan बीटा क्या क्या हो जाएगा। अगर ऐसा है तो दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, tan अल्फा यहाँ और tan बीटा यहाँ, दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। tan अल्फा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इफ p इज इक्वल टू q, तो p और q अगर बराबर हो जाए तो ये q p q सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। यहाँ बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा बचेगा। और tan बीटा में देखिए साइन थीटा, ये भी पी क्यू पी सब तो इक्वल है, सब कैंसिल, यहाँ भी उतना ही बचेगा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, पी और क्यू कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि देयरफॉर अल्फा इक्वल्स बीटा, इसका मतलब है कि tan अल्फा बराबर tan बीटा, दैट मींस अल्फा इक्वल्स बीटा। अल्फा और बीटा अगर बराबर हो जाए दोनों, तो थीटा पे क्या असर पड़ेगा, थीटा के टर्म्स में क्या वैल्यू आएगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा और अल्फा बीटा बराबर है, यानी आधा आधा दोनों हो जाएगा। इट मींस दिस विल बी इक्वल टू थीटा बाई। तो अगर ऐसा कंडीशन हो, P बराबर Q हो, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई 2, और ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए टुडे ऑनवर्ड्स आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन 2 थीटा जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये 9th-10th में नहीं पढ़ना है, सीधा 11th क्लास में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन आप लोग को याद कर लेना, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड। थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, सपोज 30 डिग्री डालिए, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2, और यहाँ 30 यहाँ 30, साइन 30 हाफ कैंसिल हो गया और cos 30 बचा, तो cos 30 इज √3/2, ऐसा, यानी LHS बराबर RHS होगा। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी एंगल, ये 2 थीटा था, अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हर एक एंगल के लिए, मल्टीपल एंगल्स के लिए यूज होता है। सिमिलरली अगर 2 थीटा की जगह यहाँ पे साइन 4 थीटा आ जाए तो वी कैन राइट इट एज 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो ये रिजल्ट याद रखिए, यहाँ जो भी एंगल है इधर उसका हाफ हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ उसका हाफ, यानी 1 प्लस कॉस थीटा है तो इट विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दूसरा फॉर्मूला।
यानी एक फॉर्मूला ये हुआ इंपॉर्टेंट, जिसकी जरूरत हम लोग, जिसका यूज हम लोग फिजिक्स में बार बार करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया, तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। तो ये तीनों फार्मूला नाउ ऑनवर्ड्स याद रखिए। इसी का एग्जांपल ये है, इस और ये है, इसी का एग्जांपल ये है। सिमिलरली यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो 2 साइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इन सब का इस्तेमाल अगर यहाँ किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ साइन थीटा को हम लोग इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 कैंसिल और इसका स्क्वायर इस कॉस थीटा बाई 2 से कैंसिल, तो ये आ गया tan थीटा बाई 2, यानी tan बीटा इक्वल्स tan थीटा बाई 2, therefore बीटा इक्वल्स थीटा बाई 2। Similarly, we can prove here tan alpha equals tan theta by 2. Similarly, क्योंकि RHS जो यहाँ वही यहाँ है, इसी तरीके से we can find out alpha equals theta by 2. तो ये रिजल्ट आ रहा है। थीटा बाई 2 होने का मतलब हुआ कि अगर ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो गया तो रिजल्टेंट एकदम बाइसेक्टर होगा। इसका मीनिंग यही हुआ कि अगर इधर भी वेक्टर P हो और इधर भी वेक्टर P हो और दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होता है ये बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, बाइसेक्टर। This will be theta by 2 and this angle will also be theta by 2. यही इसका मतलब निकला। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर P का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इसकी तरफ थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो रिजल्टेंट थोड़ा इसकी तरफ। दोनों में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसकी तरफ ही इंक्लाइंड होता है। और कभी भी ये रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बाहर नहीं होगा, इधर या इधर नहीं होगा। जब भी होगा दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा। इसके पहले वाला जो केस था दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर P एंड वेक्टर माइनस Q। तो पहले वाला ही डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो डायग्राम था ये था, देखिए, और उसी रिजल्ट से इसका रिजल्ट भी हम लोग लिख पाएंगे। उसी के रिजल्ट से इसका रिजल्ट भी हो जाएगा। सपोज दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q। दोनों के बीच में एंगल था थीटा और रिजल्टेंट वेक्टर ये था विच इज रिजल्टेंट was वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। और ये एंगल हम लोगों ने अल्फा लिखा था और ये एंगल हम लोगों ने बीटा लिया पिछले वाले केस में। अभी हम लोग को रिजल्टेंट चाहिए इन दोनों, P एंड माइनस Q का रिजल्टेंट लेट अस अज्यूम R1 इस वेक्टर P प्लस माइनस Q। पहले पढ़े थे वेक्टर R जो कि था वेक्टर P प्लस वेक्टर, अब इस Q की जगह माइनस Q आ गया, इसीलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर P माइनस Q का रिजल्ट। इसको इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, बात बराबर। इस फॉर्मेट में लिखने से ये समझ में आ रहा है कि पहले P और Q का रिजल्टेंट लेना सीखा हम लोगों ने यहाँ, और बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से P एंड माइनस Q का सीखेंगे। Q इधर है तो माइनस Q ठीक उसके उल्टा होगा, ये भी पता है, इधर होगा माइनस Q। थीटा पहले हम लोगों ने लिया एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, P और Q के बीच में। इधर P है इधर माइनस Q है, तो ये एंगल चेंज हो गया, ये एंगल पाई माइनस थीटा है, तो यहाँ हो गया पाई यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर माइनस Q। तो दोनों में फर्क कहाँ कहाँ है देखिए। पहले रिजल्टेंट लिया था हम लोगों ने P एंड Q का, अब रिजल्टेंट ले रहे हैं P एंड माइनस Q का। दोनों के बीच में एंगल पहले थीटा था, अब P और माइनस Q का देखें तो एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री माइनस थीटा है। इन दोनों का रिजल्टेंट R था, इन दोनों का रिजल्टेंट R1 है। R दोनों वेक्टर के बीच से गया, P और Q के बीच से, तो P और माइनस Q के बीच से R1 जाएगा, यानी R1 इधर होना चाहिए। दिस इज R1, दिस इज P वेक्टर माइनस Q।
तो जिस तरीके से वहां काम किया वैसे ही यहाँ भी ये एंगल अल्फा बीटा लिया था, तो अब ये एंगल हम लोग चेंज कर लेते हैं, कुछ और एज्यूम करेंगे। दिस इज वेक्टर पी, लेट अस assume this angle as phi। सिमिलरली इस एंगल को भी कुछ मान सकते हैं, तो जैसे आप tan अल्फा लिखना जानते हैं उसी से tan बीटा लिख लेते हैं, उसी तरीके से अगर tan phi लिखना जानते हैं तो ये एंगल भी लिख पाएंगे। ये एंगल को मान लेते हैं सपोज गामा गामा। तो tan phi कैसे लिखेंगे, हम लोग को ये सीखना है कि R1 का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, tan phi कितना लिखेंगे, tan गामा कितना लिखेंगे। phi is, let phi is angle between vector P and R1 and gamma is angle between minus q vector and R1। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। R का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैसे लिखा था, तो अंडर रूट मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्यू स्क्वायर 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्यू इनटू cos थीटा। एकदम इसी पैटर्न पे चलना है, इसी पैटर्न से R1 रिजल्टेंट अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर माइनस क्यू है यहाँ, तो मॉडुलस ऑफ पी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ पी मॉडुलस ऑफ माइनस क्यू इंटू कॉस पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा यहाँ आया था, यहाँ पी और माइनस क्यू के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा आएगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा अगर, तो ये आ रहा है R1 इक्वल्स अंडर रूट पी स्क्वायर मॉडुलस है तो ये क्यू ही हो जाएगा, माइनस क्यू है तो भी, प्लस 2 इसका वैल्यू पी और इसका वैल्यू क्यू ही होगा, माइनस क्यू है लेकिन मॉड लगा हुआ है तो क्यू ही रहेगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो है कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू हो गया माइनस। Therefore, R1 is equal to under root P square plus Q square minus 2PQ cos theta। यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें प्लस आता है और यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस आया इसकी वजह से, ये नहीं कि इसका माइनस यहाँ आ गया, इसका माइनस यहाँ नहीं आ रहा है, ये cos 180 माइनस थीटा जो माइनस cos थीटा होता है उसका माइनस यहाँ पे, तो R और R1 में सिर्फ ये प्लस और ये माइनस का फर्क हो रहा है, बाकी सारा चीज सेम है। ये इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात tan phi का फार्मूला और tan गामा का फार्मूला। tan phi का फार्मूला जैसे पिछला वाला फार्मूला लिखा था आपने वैसे, देखिए phi इज एंगल विथ वेक्टर p, तो वेक्टर p का मॉडुलस यहाँ आ गया और सेकंड वेक्टर जो बचा उसका मॉडुलस यहाँ रखेंगे माइनस क्यू वेक्टर का, वेक्टर p का मॉडुलस माइनस क्यू मॉडुलस साइन और यहाँ कॉस, वहां साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, यहाँ थीटा नहीं, यहाँ पाई माइनस थीटा है एंगल, तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री यानी कि पाई माइनस थीटा और यहाँ भी 180 डिग्री माइनस थीटा। पी और माइनस क्यू के बीच का जो एंगल होता है वो यहाँ आता है, तो ये आ गया क्यू साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रह जाता है, ये है पी, ये है क्यू, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर फाई इक्वल्स tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन P माइनस क्यू कॉस। तो tan अल्फा से इसमें जैसे tan अल्फा था वैसे tan फाई है, सिर्फ ये माइनस साइन का फर्क आया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम।
वो आया था tan अल्फा, आया था q sin थीटा बाई p प्लस q tan इनवर्स। सिमिलरली tan गामा, इसी तरीके से जब tan गामा आप करेंगे तो सिर्फ p और q इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p sin थीटा बाई q माइनस p cos tan गामा ऐसे। Modulus of vector a plus b and modulus of vector a minus b both are equal. So what is the angle between vector a and vector b? इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर्मूला का प्रॉपर यूज करना है। a plus b modulus is equal to modulus of a minus b. a plus b modulus हम लोग जानते हैं कि it is a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is angle between वेक्टर a एंड वेक्टर b, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो ये फॉर्मूला है। और मॉडुलस ऑफ a माइनस b है तो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अभी हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला डिस्कस किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ऐसा। देखिए ये पूरा कैंसिल हो रहा है और वो माइनस भी इधर आ जाएगा, तो 4ab cos थीटा इक्वल 0। a 0 है नहीं, b 0 है नहीं, बिकॉज दीज आर टू वेक्टर्स। सपोज यहाँ दिया हुआ है, assume a वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन जीरो, मतलब इन दोनों में से कोई जीरो नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई जीरो नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज cos थीटा इज जीरो, देयरफॉर थीटा इज 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। लिखा है कि दो यूनिट वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों का रिजल्टेंट जो है दैट इज आर, और वो भी यूनिट वेक्टर है, मतलब आर भी यूनिट, ए भी यूनिट और बी भी यूनिट, तीनों यूनिट वेक्टर। अगर ऐसा है तो ए और बी के बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए? देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। We know the formula of resultant is r square equals a square plus b square 2ab cos theta. Because all are unit vector, it is given. Question में it is given magnitude of r, a, b all are 1. So यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, 1 square equals 1 square plus 1 square 2 into 1 into 1 into cos theta. इसको सॉल्व करिए तो 1 equals 2 plus 2 cos theta. तो यहाँ पे आ जाएगा cos theta is minus 1/2. Therefore, theta equals 120 degree. इसी में एक क्वेश्चन और यहाँ ऐड कर रहे हैं। In the previous question, find the magnitude of difference of the two unit vectors, that is a और b जो दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस है
उसका मॉडुलस चाहिए. That is this you have to find. Here already we know angle between A and B is theta 120. तो सीधा सीधा यहाँ हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. इसका फॉर्मूला मालूम है कि होता है a square plus b square minus 2ab cos theta. Because a and b are unit vectors, so this is 1 square, this is also 1 square minus 2. A is 1, b is 1, and cos theta here is minus half. So minus half. ये 2 cancel. 1 plus 1 और a भी 1 हो गया. √3. So modulus of a minus b is simply √3. √3 is the answer. यही आंसर हो गया. तो समझिए a and b vector both vectors are given और तीसरा वेक्टर c वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वेक्टर c के ही डायरेक्शन में वेक्टर है. Same as magnitude of vector b and vector c is parallel to vector a. वेक्टर c जो है वेक्टर a के पैरेलल है और क्वेश्चन के हिसाब से चलना है. देखिए वेक्टर c को लिखा जा सकता है c इंटू सी कैप. ये c का मैग्नीट्यूड है और ये c का डायरेक्शन. c का मैग्नीट्यूड b के बराबर है तो c की जगह पे लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b. और वेक्टर c वेक्टर a के पैरेलल है यानी c कैप और a कैप सेम है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन modulus of c is same as modulus of b given in the question. And direction of c is same as the direction of a. दोनों का डायरेक्शन सेम है तो c कैप की जगह पे यहाँ a कैप डालते हैं हो जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ b यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ b √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर ऐसा हो गया. एंड a कैप देखिए a कैप कैसे मिलेगा तो वेक्टर a में मॉडुलस ऑफ वेक्टर a से डिवाइड कर दीजिए तो 3i प्लस 4j में √3a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई. इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना है. इट इज √49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है क्या. एंड ये आ गया √9 प्लस 16 25 तो ये 5 हो जाएगा और ये हो गया 3i प्लस 4j. इन दोनों को ऐड कर लीजिए. सो इट इज इन दोनों को ऐड किए तो रूट ओवर आ जाएगा √5 625 आ जाएगा यानी दिस इज 25 और ये हो गया 3i प्लस 4j by 5. So final answer is therefore vector c is 5 cancel. So 5 into 3i plus 4j. This is the answer or we can say it is 15i plus 20. This is the answer. इतना भी बोल सकते हैं इतना भी बोल सकते हैं दोनों में से जो लिखना चाहें. So final answer is 5 into 3i plus 4.